हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो हमारा आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम, और हमारा नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, दैट इज़ नाउन। ठीक है, नाउन हमने कंप्लीट कर लिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें फ्रेज और क्लोज के जो हमारे एग्जांपल्स हैं, जैसे जैसे हम टॉपिक्स करते जाएंगे तो उसमें आपके पास और भी एग्जांपल्स आते जाएंगे, तो वहाँ से हम इसको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाना था कि नाउन जो है वो वर्ड भी हो सकता है। एक अगर सिंगल वर्ड है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, तो हम उसे वर्ड बोल देंगे। ठीक है, ये नाउन फ्रेज भी हो सकता है। और फ्रेज के बारे में हमने क्या जाना था कि जिसके पास ना तो अपना सब्जेक्ट होता है और ना ही अपनी वर्ब होती है, इसके पास दोनों में से कोई भी चीज नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें नाउन की, तो नाउन जो है वो क्लोज भी हो सकता है। और क्लोज के बारे में हमने क्या जाना था कि जिसके पास अपनी सब्जेक्ट भी होती है और जिसके पास अपना वर्ब भी होती है। ठीक है, तो वो नाउन जो है आपकी ये तीनों चीजें हो सकती हैं। और हमने ये भी जान लिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि जो नाउन है वो क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड कहने का मतलब क्या था स्टूडेंट्स, थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको वापस से। नेमिंग वर्ड का मतलब था कि किसी भी चीज का नाम, चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, हर चीज का हमने एक नाम रखा हुआ होता है। जैसे मेरा नाम है मिलन, आपका भी नाम कुछ और है। ठीक है, अगर हमारे पास टेबल है तो हम क्यों बता पाते हैं कि वो टेबल है, क्योंकि उसका नाम रखा हुआ है हमने कि वो टेबल है। ऐसे ही चेयर है। ठीक है, तो हर किसी चीज का नाम क्या होता है, आपका नाउन होता है। तो नाउन आपका कैसा वर्ड होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, तो वो जो नाम है वो किसी पर्सन का भी हो सकता है, वो जो नाम है वो किसी थिंग का भी हो सकता है, वो जो नाम है वो किसी प्लेस का भी हो सकता है। और हमने देखा था कि ऐसी चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं, उनका भी अपना नाम होता है। जैसे हमने बात की थी एंगर, गुस्सा है। ठीक है, हमारा चाइल्डहुड सॉरी हमारा चाइल्डहुड है, बचपन। अब बचपन को हम देख थोड़ी ना सकते हैं कि भाई दिखाओ बचपन कहाँ है ना। तो दैट इज, वो भी क्या है आपकी फील ओनली है। ऐसे ही मैं बात करूँ ऑनेस्टी की, ठीक है, ईमानदारी, ईमानदारी को भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई पर्टिकुलर किसी थिंग को या किसी प्लेस को, किसी जगह को या किसी पर्सन को हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑनेस्टी है। ठीक है, तो ऑनेस्टी को भी हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की थी हमने, तो नाउन के बारे में ये हमने डिस्कस कर लिया था इतना। ठीक है, तो जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हैं वो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के अपने दोनों लेक्चर्स देख लेना, वहाँ से आपका पूरा इंग्लिश का जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद फिर आप नाउन के टॉपिक को शुरू करना। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि किसी भी चीज़ का नाम जो है वो क्या होता है, आपका नाउन होता है। अब जो हेडिंग बनाएंगे, सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे, जो सबसे पहला टॉपिक है आपका नाउन के अंदर, वो लिखेंगे नाउन आइडेंटिफिकेशन। नाउन आइडेंटिफिकेशन, कि नाउन को पहचानेंगे कैसे कि ये जो है वो नाउन है। ठीक है, नाउन आइडेंटिफिकेशन, कि नाउन को पहचाना कैसे जाएगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ आपकी वीडियो सही चल रही है या नहीं। ओके, चलिए, तो नाउन को पहचानेंगे कैसे। ओके, तो हमने देखा था एक चीज और हमने देखी थी कि जब मैंने आपको एक सेंटेंस के बारे में बताया था, सेंटेंस में हमने देखा था हमारे पास सब्जेक्ट होता है और फिर वर्ब होती है, और फिर अगर रिक्वायरमेंट है, अगर जरूरत है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, अदरवाइज हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, तो हमने ये चीज देखा था कि कहाँ कहाँ हम जो है नाउन को यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा था, जब हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि सब्जेक्ट या तो आपका नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट था आपका वो या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। अभी प्रोनाउन की बात हम नहीं करेंगे, नाउन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ नाउन की ही बात करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था जो हमारा सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है, ये दोनों ही हमारे नाउन भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब मैंने आपको ऑब्जेक्ट डिटेल में कराया था, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, तो हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट के लिए हम दो क्वेश्चंस पुट करते हैं, व्हाट और whom का। ये दो क्वेश्चंस किसके लिए पुट होते हैं, आपके ऑब्जेक्ट के लिए पुट होते हैं। इट मीन्स कि जब मैं व्हाट और whom का क्वेश्चन कर रही हूँ तो ऑब्जेक्ट हमारा सिर्फ नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो अभी फिलहाल हम नाउन की बात कर रहे हैं तो नाउन के बारे में बात करेंगे। तो दैट मीन्स कि जब मैं व्हाट और whom का क्वेश्चन कर रही हूँ तो मुझे आंसर में क्या मिल रहा है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। तो मैं कह सकती हूँ अभी नाउन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो व्हाट और whom का जब मैं क्वेश्चन कर रही होंगी तो मुझे आंसर में क्या मिल रहा होगा, नाउन मिल रहा होगा। वेरी गुड। तो नाउन के आइडेंटिफिकेशन में हमें क्या पता लगा, सबसे पहले कि जब हम व्हाट का क्वेश्चन करते हैं और जब हम
whom का क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलता है, एक नाउन मिलता है, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर मैं आपको लिखूं, पहले भी मैंने आपको ये एग्जाम्पल कराया है, अगर मैं आपको बोलूं राम इनवाइटेड सीता, राम इनवाइटेड सीता, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं हु इनवाइटेड whom, किसने किसको इनवाइट किया, हु इनवाइटेड whom, तो जब हमने whom से क्वेश्चन किया तो आंसर क्या मिला हमें, सीता, और जब हमने हु से क्वेश्चन किया तो आंसर हमें क्या मिला, राम मिला। तो दैट मीन्स कि राम जो है वो राम किसी का नाम ही है, ठीक है, एक नेमिंग वर्ड ही है, और नेमिंग वर्ड को हम क्या कहते हैं, नाउन है, ठीक है। तो ये जो है किसी का नाम होगा राम, तो दैट मीन्स कि हमने क्या बोला इसको, कि ये हमारा नाउन है। तो तीसरी बात हमें यहाँ से क्या पता लगी कि जब हम हु से क्वेश्चन पुट करते हैं तो भी हमें आंसर में क्या मिलता है, या तो नाउन मिलेगा या प्रोनाउन। मान लो यहाँ पे राम की जगह ही होता तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि जो नाउन को रिप्लेस कर दे या नाउन को रिप्रेजेंट कर दे उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो हु से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर में नाउन भी मिल सकता है और प्रोनाउन भी मिल सकता है। फिलहाल हम नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन के बारे में ही हम लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि जब हम हु से या फिर व्हाट से या फिर होम से क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, एक नाउन मिलेगा, ठीक है। तो ये है नाउन की आइडेंटिफिकेशन, कि अगर आपको सेंटेंस में कभी भी पहचानना है कि नाउन हम किसको बोलेंगे तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप व्हाट, होम और हु का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको आंसर में क्या मिल रहा होगा, नाउन मिल रहा होगा। इन्हीं से क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको प्रोनाउन भी मिल रहा हो। जब प्रोनाउन करेंगे तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट होगा नहीं, और अगर डाउट हो तो आप मुझे बताएंगे ज़रूर, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें, हमने नाउन को पहचानना सीख लिया कि हम नाउन को पहचानेंगे कैसे। इसके बाद बात करते हैं कुछ वर्सेस की, ठीक है, कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपसे बात की थी कि आपको किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का रट्टा नहीं मारना है कि ये पर्टिकुलर वर्ड जो है वो आपका नाउन ही होगा। जब मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे वहाँ पे भी ये बात मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाई थी। तो किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को हम याद नहीं करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है वो आपका नाउन होता है, ये पर्टिकुलर वर्ड आपका प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल अब लिख लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए इसी के अंदर, आइडेंटिफिकेशन के अंदर, नाउन वर्सेस एडजेक्टिव, नाउन वर्सेस एडजेक्टिव। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने एडजेक्टिव को भी जाना था और नाउन हमें पता लग ही गया है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, या मैं बोलूँ जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, या मैं बोलूँ जो नाउन या प्रोनाउन को एक्स्ट्रा मीनिंग देता है। तो हम पहचानेंगे कैसे, वही आइडेंटिफिकेशन की बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आई हैव some gold, I have some gold, और एक सेंटेंस में लिख रही हूँ I have a gold ring, I have a gold ring, ठीक है। अब दोनों ही सेंटेंसेस में मैंने क्या यूज किया है, गोल्ड यूज किया है। अब जैसे ही आप लोग गोल्ड को देखते हो और इतनी बारीकी से अगर आपने चीजें नहीं पढ़ी हैं तो जैसे ही हमने गोल्ड को अंडरलाइन कर रखा है, हमें दिखता है गोल्ड, गोल्ड तो किसी चीज का नाम होता है, तो हम उसको किसको टिक कर देते हैं, नाउन को टिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर मैं बोलूँ कि आई हैव वॉट, मेरे पास क्या है, तो जब मैंने वॉट का क्वेश्चन किया तो मुझे आंसर में क्या मिल रहा है, सम गोल्ड, मुझे आंसर में क्या मिल रहा है, सम गोल्ड आंसर में मिल रहा है। तो सम की अगर मैं बात करूं तो दैट मीन्स कि गोल्ड यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, और जो ये सम है ये गोल्ड के साथ मीनिंग दे रहा है, इसका मतलब ये सम जो है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये व्हाट का क्वेश्चन तो किसके लिए हो रहा है, नाउन के लिए ही हो रहा है। और अगर नाउन के लिए ये क्वेश्चन हो रहा है आपका, तो दैट मीन्स कि हमारे सेंटेंस में हमारे पास नाउन है। जब हमने व्हाट का क्वेश्चन किया तो हमें गोल्ड आंसर में मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब यही चीज, यही क्वेश्चन आप यहाँ पे करके देखो, आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है, आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है। अगर मैं गोल्ड को हटा भी दूं, अब मैंने हमेशा आपको ये बताया ना, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया है, जो भी चीज आपको अंडरलाइन करके दे रखी है एक बार उसको हटा दो और देखो हमारा सेंटेंस कंप्लीट बन रहा है या नहीं। तो अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस में से गोल्ड को हटा दूं तो आई हैव सम क्या,
मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मेरे पास कुछ क्या है, तो दैट मीन्स कि नाउन की रिक्वायरमेंट है हमें। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो यहाँ लिखी जाएगी, तो ये अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो दैट मीन्स इसकी हमें रिक्वायरमेंट है, इसकी ज़रूरत है। तो व्हाट का क्वेश्चन किया हमने, आंसर में हमें क्या मिला, गोल्ड मिला। दैट मीन्स कि ये हमारे सेंटेंस का क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट है। और हमने इतनी बार सीख लिया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। तो यहाँ पे किसी चीज़ का नाम दिया गया है तो ये क्या है, नाउन है आपका। नीचे वाले सेंटेंस में क्वेश्चन करो, आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है। एक बार मैं गोल्ड को हटा देती हूँ और सेंटेंस देखो कंप्लीट बन रहा है या नहीं। आई हैव अ रिंग, मेरे पास एक रिंग है, समझ में आया। तो दैट मीन्स कि अगर मैं गोल्ड को हटा भी दूं तो भी तो मेरे सेंटेंस का मीनिंग जो है वो कंप्लीट है। तो आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है, रिंग है। अब इस रिंग की विशेषता बताई जा रही है कि वो रिंग जो है वो सोने की है, चांदी की है, प्लेटिनम की है, ठीक है, किस चीज की है, किस चीज की बनी हुई है रिंग। तो दैट मीन्स कि ये जो गोल्ड है वो रिंग के लिए यूज हुआ है, इसमें विशेषता ऐड कर रहा है। और अगर ये इसमें विशेषता ऐड कर रहा है दैट मीन्स कि ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप व्हाट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक बार तो आपको आंसर में गोल्ड मिल रहा है, लेकिन एक बार आंसर में आपको क्या मिल रहा है, रिंग मिल रहा है। तो जरूरी नहीं है, आपको इस चीज का रट्टा नहीं मारना कि कोई भी हमें अगर नाम ही दिख रहा है तो वो हमेशा ही नाउन होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो एक सेंटेंस में ये नाउन का काम कर रहा है और एक सेंटेंस में ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो आपको सेंटेंस जो है वो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि वहाँ पे एग्जैक्टली हमें करना क्या है, ठीक है ना। तो बहुत ही आराम से तसल्ली से ये करके आना है। ऐसे नहीं है गोल्ड दिखा जल्दी से हमने नाउन, हमारे पास ऑप्शन में दिख रहा है, हमने नाउन को टिक कर दिया। पहले ये देखो कि वो एग्जैक्टली नाउन का काम कर भी रहा है या नहीं सेंटेंस में। तो यहाँ पे जो गोल्ड है वो एडजेक्टिव है और वहाँ पे वो नाउन है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर है, चलिए आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हेडिंग बनाइए इसी के अंदर, नाउन वर्सेस एडवर्ब, नाउन वर्सेस एडवर्ब। नाउन वर्सेस एडवर्ब, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे नाउन वर्सेस एडवर्ब। अब इसमें भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। वापस से हमें वही अपना बेसिक लॉजिक लगाना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके आगे लिख रही हूँ आई लव माई होम, आई लव माई होम, और एक मैं लिख रही हूँ आई वेंट होम, आई वेंट होम। अब दोनों ही सेंटेंसेस में आपको क्या दिया गया है, होम दिया गया है, होम को अंडरलाइन किया गया है। तो अब जैसे ही आपको होम दिख रहा है आप तो जल्दी से टिक कर देंगे कि ये नाउन है, ठीक है। और अगर आपको नाउन नहीं दिया है तो मान लो ऑब्जेक्ट दिया है तो आप तो ऑब्जेक्ट भी टिक कर देंगे कि ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। पर आपको ऐसा करना नहीं है हमेशा ही। अब देखो आई लव व्हाट, मैं आई लव व्हाट, ठीक है। तो जब हमने व्हाट का क्वेश्चन किया तो मुझे क्या मिल रहा है, आई लव व्हाट, माई होम, ठीक है, कि भाई मैं किसको प्यार करती हूँ, अपने घर को प्यार करती हूँ, ठीक है। तो आई लव व्हाट, माई होम। तो दैट मीन्स कि माई अब होम के लिए यूज हो रहा है, तो माई तो आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव है, टाइप क्या है इसकी, वो एडजेक्टिव टॉपिक करेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे जब मैंने व्हाट का क्वेश्चन किया तो मुझे होम जो है वो आंसर में मिल रहा है, और होम अगर मुझे आंसर में मिल रहा है तो व्हाट का क्वेश्चन हम या तो नाउन के लिए करते हैं या प्रोनाउन के लिए करते हैं। तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो दैट मीन्स कि ये नाउन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन करो भाई, आई वेंट व्हाट, मैं क्या गया, आई वेंट व्हाट, मैं क्या गया। तो क्या हमें होम आंसर में मिल रहा है, नहीं, हमें होम आंसर में नहीं मिल रहा है। और अगर हमें होम आंसर में नहीं मिल रहा है तो दैट मीन्स कि ये जो है नीचे वाले सेंटेंस में नाउन आपका नहीं है, नीचे वाले सेंटेंस में ये आपका नाउन नहीं है। अगर ये नाउन नहीं है तो ये क्या चीज है, अगर ये नाउन नहीं है तो क्या चीज है। अब दोबारा से वही बात है, अगर होम को अंडरलाइन किया गया था, एक बार होम को हटा दो, क्या सेंटेंस का मीनिंग आपके पास पूरा आ रहा है, आई लव माई, आगे बताना पड़ेगा ना क्या, ठीक है। तो वही चीज है। अब अगर होम को हटा दो, नीचे वाले सेंटेंस में से होम को हटा दो, मीनिंग देखो पूरा मिल रहा है या नहीं। आई वेंट, मैं गया, कहीं भी गया हूं उससे मुझे क्या लेना देना है, तो आई वेंट, मैं गया, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो होम है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसके अलावा भी हमारा सेंटेंस वो कंप्लीट बन रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे होम जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने सीखा था कि जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है वो या तो एडजेक्टिव होती है और या फिर एडवर्ब होती है। अभी देखो मैं फ्रेज और क्लोज की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम सिंगल वर्ड की बात कर रहे हैं। सिंगल वर्ड आपके पास अंडरलाइंड है, इसलिए हम यहाँ पे फ्रेज या क्लोज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
तो आई वेंट होम, तो हमें ये पता लग गया कि जब मैं व्हाट का क्वेश्चन कर रही हूँ मुझे आंसर में होम नहीं मिल रहा, दैट मीन्स ये नाउन नहीं है। तो अगर मैंने इसको हटा के देखा तो सेंटेंस का मीनिंग भी कंप्लीट है कि मैं गया, तो इसका मतलब ये जो होम लिखा हुआ है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या तो आपकी एडजेक्टिव होती है या फिर एडवर्ब होती है। अब एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, और एडवर्ब वो होता है जो आपकी वर्ब को क्वालिफाई करे, या फिर हमने पार्ट ऑफ स्पीच में बात की थी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, वो हम जब एडवर्ब टॉपिक कर रहे होंगे तब बात करेंगे, या बीच बीच में जहाँ पे भी यूज हो रहा होगा वहाँ पे मैं आपको बताती हुई चलूंगी। तो चलिए एडजेक्टिव के लिए हम चेक करते हैं कि क्या ये आई के साथ मीनिंग देगा, और एडवर्ब के लिए हम चेक करते हैं क्या ये वर्ब के साथ मीनिंग देगा। तो आई होम, क्या कोई मीनिंग निकल के आ रहा है आपके पास? नहीं, कोई भी मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि ये आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा। अब वेंट के साथ मीनिंग देखो, वेंट होम, घर गया, मीनिंग आ गया आपके पास। तो दैट मीन्स कि ये जो है वेंट के साथ मीनिंग दे रहा है, और वेंट के साथ मीनिंग दे रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस में आपके पास क्या है? एक एडवर्ब है। सेंटेंस में ये आपके पास क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जरूरी नहीं है कि जब भी आपको जो सेंटेंस में वर्ड दिख रहा है वो हमेशा ही नाउन ही होगा। आपने देखा कि वो एडवर्ब का काम भी कर सकता है। यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझे बताएंगे जरूर, अदरवाइज नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, आई थिंक ये चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी, समझ में आ गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लोज। नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लोज। नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लोज नेक्स्ट हेडिंग बना लेंगे। ठीक है, तो नाउन की बात कर रहे हैं हम, और नाउन में फ्रेज की एंड क्लोज की। फ्रेज एंड क्लोज जिसको ना समझ में आ रहा हो तो पहले पार्ट ऑफ स्पीच की जो है वो क्लासेस देख लेंगे। फ्रेज एंड क्लोज, ठीक है। तो फ्रेज जिसके पास अपना सब्जेक्ट वर्ब कुछ नहीं होता, क्लोज जिसके पास अपना सब्जेक्ट भी होता है और अपनी वर्ब भी होती है। तो नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज पहचानने का तरीका वही है। अब फ्रेज या क्लोज क्या था स्टूडेंट्स? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स था, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ही रहेगा। ठीक है, तो अगर एक सिंगल वर्ड को अगर अंडरलाइन कर दिया गया है तो हम सिंपली बोल देंगे नाउन। अगर एक से ज्यादा वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है तो हम फाइंड आउट करेंगे कि वो फ्रेज है या क्लोज, उसके बाद वो नाउन का काम कर भी रहा है कि नहीं। ठीक है, वो नाउन है भी या नहीं। तो अगर वो फ्रेज होगा तो नाउन फ्रेज बन जाएगा, और अगर वो क्लोज होगा तो नाउन क्लोज बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ही इज सिंगिंग माई फेवरेट सॉन्ग, ही इज सिंगिंग माई फेवरेट सॉन्ग, और आपको अंडरलाइन करके क्या दे दिया गया है? माई फेवरेट सॉन्ग। इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि एक से ज्यादा वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, दैट मीन्स या तो ये फ्रेज होगा या ये क्लोज होगा। चलिए पता करते हैं ये फ्रेज है या क्लोज। तो देखिए माई फेवरेट सॉन्ग, क्या आपको इसमें कोई भी सब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं, क्योंकि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट तो क्या है? ही है। हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट तो ही है। ठीक है, क्या इसमें आपको कोई वर्ब दिख रही है? वर्ब भी हमें नहीं दिख रही, क्योंकि वर्ब ये दे रखी है हमें इज सिंगिंग। तो दैट मीन्स कि ना तो इसके पास अपनी फ्रेज सब्जेक्ट है, ना ही इसके पास अपना वर्ब है। तो दैट मीन्स ये डेफिनेटली क्या है? आपके पास फ्रेज है। ये किसका एग्जाम्पल है? फ्रेज का एग्जाम्पल है। अब हमें ये पता करना है कि ये नाउन फ्रेज है या नहीं। क्वेश्चन आपको वापस से वही करने हैं। अगर सब्जेक्ट की जगह पे अंडरलाइन कर रखा होता तब भी हम हु व्हाट का क्वेश्चन करके देखते, और अगर ऑब्जेक्ट के लिए है तो व्हाट और होम का क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्वेश्चन करके देखो, ही इज सिंगिंग व्हाट, ही इज सिंगिंग व्हाट, वह क्या गा रहा है? वह क्या गा रहा है? वह क्या गा रहा है? मेरा फेवरेट गाना, माय फेवरेट सॉन्ग। तो दैट मीन्स कि जब हमने व्हाट से क्वेश्चन किया और व्हाट से क्वेश्चन किया तो हमें आंसर में मिल गया माय फेवरेट सॉन्ग। और मुझे बता दो स्टूडेंट्स, अगर हम व्हाट का क्वेश्चन करते हैं तो ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और अगर ये प्रोनाउन तो है नहीं, ठीक है, प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो हमारे पास क्या बच गया? ये नाउन है, और एक से ज्यादा वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है तो ये हमारा क्या बन गया? नाउन फ्रेज बन गया। ये हमारा क्या बन गया? नाउन
फ्रेज बन गया। इस तरीके से आपने घबराना नहीं है कभी भी। यहाँ पे सिर्फ 3 वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, मान लो चाहे 10वां वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाए, बेशक चाहे 10 वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाए, अगर आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना आता है तो आप इजीली बता पाएंगे कि वो फ्रेज है या क्लोज, और वो किस टाइप का फ्रेज है या किस टाइप का क्लोज है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो स्टूडेंट्स, ठीक है? तो बताएंगे मुझे जरूर कि यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आ रहा है। तो एक सेंटेंस और लिखेंगे। अगर मैं बोलूं कि हिज फेवरेट नोवेल has been bought by her, ठीक है? His favorite novel has been bought by her, that means कि उसका, किसी लड़के का जो फेवरेट नॉवल है एक लड़की के द्वारा खरीदा गया है। ये कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ तो हिज लिख दिया और यहाँ हर लिख दिया, ठीक है? ये हो सकता है कि किसी लड़के ने किसी मेल का जो है नॉवल खरीदा हो, तो हिज फेवरेट नॉवल को आपको अंडरलाइन कर दिया गया है। हिज फेवरेट नॉवल को अगर अंडरलाइन कर दिया गया है स्टूडेंट्स, तो मुझे बताइए कि ये क्या है। अब मैं वापस से बात करती हूँ कि जो भी हमारी अंडरलाइन चीज है उसको एक बार हटा दो। उसको अगर हम हटा दें तो क्या हमारा सेंटेंस पूरा बन रहा है? हैज बीन बोट बाय हर? नहीं। हमने पार्ट ऑफ स्पीच में सीखा था कि सेंटेंस के लिए हमारी दो चीजें तो जरूरी होती ही हैं, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो हमें वर्ब तो यहाँ पे दिख रही है लेकिन हमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा। अगर मैं इसको हटा दूं तो हमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये ही हमारे सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। और अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमने सीखा था, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है? तो सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन तो है नहीं, एक से ज्यादा वर्ड्स हमें दिख रहे हैं। नोवेल भी अपने आप में किसी चीज का नाम होता है, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हमें नाउन तो पता लग गया कि ये नाउन है, ठीक है? अब हमें ये पता करना है कि ये फ्रेज है या क्लोज, ठीक है? तो अब हमें वर्ब यहाँ पे दिख रही है, तो दैट मीन्स कि ये आपका क्लोज तो नहीं है, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या है? फ्रेज है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? नाउन फ्रेज बन जाएगा। तो आपने देखा जो नाउन फ्रेज है वो एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है और नाउन फ्रेज जो है वो हमारा एज अ सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, ठीक है? खाली नॉवेल को अंडरलाइन कर दिया जाता तो हम बता देते कि ये नाउन है, लेकिन एक से ज्यादा वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है तो हम बता देंगे कि ये नाउन फ्रेज है। क्वेश्चन आपको वापस से वही करने हैं, व्हाट, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँ, देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँ व्हाट हैज बीन बॉट बाय हर, उसके द्वारा क्या खरीदा गया, तो हिज फेवरेट नोवेल हमें आंसर में मिल रहा है, लेकिन ये हमारे सेंटेंस का है क्या? फिलहाल सब्जेक्ट है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्लोज के लिए देखते हैं हम लोग। अगर मैं बोलूं कि आई नो ही इज अ सिंगर, ठीक है? अब एक से एक क्लोज हमें ये दिख रहा है आई नो, और एक क्लोज हमें दिख रहा है ही इज अ सिंगर, ठीक है? अब क्लोज क्यों बोल रही हूँ इसमें मैं? क्योंकि इसके पास अपना सब्जेक्ट है, इसके पास अपनी वर्ब है। ऐसे ही मैं इसकी बात करूं तो इसको क्लोज क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसके पास भी अपना सब्जेक्ट है और इसके पास अपनी वर्ब भी है। तो ये फ्रेज नहीं है आपके, क्या है? क्लोज है। लेकिन सेंटेंस ये एक ही है, इस सेंटेंस में आपके पास कितने क्लोज आ रहे हैं? 2 क्लोज आ रहे हैं, 1 and 2, क्लोज 1 and क्लोज 2। इसको डिटेल में जानने के लिए पहले अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर्स देखना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है एक क्लोज ये है और एक क्लोज ये है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी? एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी इनको जोड़ने के लिए, है ना? इनको जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और वो कंजंक्शन मैंने क्या यूज कर लिया? दैट। आई नो दैट ही इज अ सिंगर, मैं जानती हूँ कि वो एक सिंगर है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर मैं बात करूं तो अगर मैं क्वेश्चन करूं आई नो व्हाट, मैं क्या जानती हूं? आई नो व्हाट, मैं क्या जानती हूं? तो आई नो व्हाट दैट ही इज अ सिंगर, तो कि वो एक सिंगर है। तो इट मीन्स कि ये हमारा क्या बन जाएगा? क्लोज बन जाएगा। और क्लोज भी कैसा होगा आपका? व्हाट का क्वेश्चन करने पे हमें ये आंसर में मिल रहा है, व्हाट का क्वेश्चन करने पे हमें ये चीज आंसर में मिल रही है, दैट मीन्स कि ये आपका कैसा क्लोज होगा स्टूडेंट्स? नाउन क्लोज होगा, ठीक है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात आगे करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर बात आगे करते हैं। तो आई थिंक आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको फ्रेज और क्लोज ही पता करना आना चाहिए कि वो फ्रेज होगा या क्लोज होगा, ठीक है? चलिए एक सेंटेंस को और लिखेंगे। अगर मैं बोलूं
अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूँ, मैं रब ही कर देती हूँ इसको, मुझे बताएंगे वो फ्रेज है या क्लोज है, और अगर वो नाउन फ्रेज है या कोई और फ्रेज बन रहा है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा हो तो मुझे बताएंगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, तो एक सेंटेंस और लिखेंगे। अगर मैं बोलूं आपको आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट, आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। अंडरलाइन कर दिया गया है आपको, बट ही डिड नॉट कम। इसके बारे में आपको बताना है कि ये नाउन फ्रेज है या नाउन क्लोज है या कोई और ही फ्रेज बन रहा है। तो आई इन्वाइटेड हिम अपने आप में एक सेंटेंस है, और एक सेंटेंस हमें दिख रहा है ही डिड नॉट कम, मैंने उसे इन्वाइट किया वो नहीं आया। इसको जोड़ने वाला कौन है? बट। तो बट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंजंक्शन, लेकिन ये इसके साथ ही गिना जाएगा क्योंकि बट के आगे सेंटेंस हमारा यही बन रहा है। ठीक है, तो एक क्लोज ये हुआ और एक क्लोज बोल रही हूँ। अब मैं क्यों बोल रही हूँ क्लोज? क्योंकि इसके पास अपनी सब्जेक्ट भी है और इसके पास अपनी वर्ब भी है, तो दैट मीन्स कि ये डेफिनेटली क्या है? क्लोज है। ठीक है, डेफिनेटली ये क्या है? आपका क्लोज है। फाइंड आउट करना आया आपको? ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है क्लोज को वो फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, मुझे बताइए ये नाउन क्लोज है या नहीं? यस क्लास, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मुझे जो जो बच्चे अभी देख रहे हैं इसको। आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। अब अगर ये नाउन क्लोज है या नहीं, तो नाउन क्लोज के लिए हम किस किस का क्वेश्चन करते हैं? व्हाट का क्वेश्चन करते हैं, होम का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो हम मेन सब्जेक्ट तो हमारे पास यहाँ पे आ ही रहा है। तो आई इन्वाइटेड होम व्हाट, ठीक है, आई इन्वाइटेड हिम, तो ना तो हम यहाँ पे व्हाट का क्वेश्चन कर रहे हैं ना ही हम यहाँ पे होम का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये हमारा नाउन क्लोज तो नहीं है। और ये हमारा नाउन क्लोज नहीं है तो ये क्यों क्या है वो हम बाद में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, जब हम इसका टॉपिक कर रहे होंगे। अभी जस्ट मेरा सिर्फ नाउन पे फोकस है तो मैं सिर्फ नाउन की ही बात कर रही हूँ आपके पास। ठीक है, लेकिन आपको ये तो पहचानना आ गया कि ये हमारा क्लोज है। क्लोज भी मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में 2 टाइप का बताया था, सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्लोज आपका कौन सा होता है? जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है? जो दूसरे क्लोज पे डिपेंड करता है। तो मुझे ये बता दीजिए ये सबऑर्डिनेट क्लोज है या कोऑर्डिनेट? सबऑर्डिनेट क्लोज है, बिल्कुल ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। क्योंकि अगर मैं सीधा सेंटेंस को ये बोल दूं बट ही डिड नॉट कम, तो आप कहोगे कि ये बोल दिया तो दैट मीन्स इससे पहले कोई बात रही होगी जिस पे ये डिपेंड कर रहा है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स? इस सेंटेंस पे, इस क्लोज पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बार बार मैं एक सेंटेंस को ही क्लोज और सेंटेंस क्यों कह रही हूँ ये मैं डिटेल में लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था उसमें मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात आगे करते हैं। चलिए, तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हैं। तो आइडेंटिफिकेशन में, नाउन के आइडेंटिफिकेशन में आपको ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी है कि किस तरह से हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ओके, एक सेंटेंस और लिख रही हूँ मैं आपके पास। अगर मैं बोलूँ कि आई नो द फादर ऑफ राम, आई नो द फादर ऑफ राम। ठीक है, अब आपको अंडरलाइन करके क्या दे दिया गया है? ऑफ राम। अंडरलाइन करके आपको क्या दे दिया गया है? ऑफ राम। ठीक है, ये चीज उसी को समझ में आएगी जिसने पार्ट ऑफ स्पीच के पहले दोनों लेक्चर्स देखे हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं मुझे ये अंडरलाइन करके दिया गया है, तो अगर मैं इसको हटा भी दूं तो क्या सेंटेंस पे कोई फर्क पड़ रहा है? क्या सेंटेंस पे कोई फर्क पड़ रहा है अगर मैं इसको हटा भी दूं तो? आई नो हुम, अगर मैं यहीं पे हुम, हमारी वर्ब ये दिख रही है ना, तो वर्ब का ही सब्जेक्ट होता है और वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है। तो आई नो हुम, मैं किसको जानती हूँ? पिता को। अब देखो, पिता को जानती हूँ और वो पिता किसके हैं? राम के। तो दैट मीन्स कि ये जो चीज गिवन है
ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये जो चीज़ गिवन है आपके पास, ये कैसी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके पास। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखो, मैंने आपको सिखाया था पिछले लेक्चर्स में कि ऑफ जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड होता है आपका। तो प्रीपोजिशन है, और मैंने सिखाया था आपको कि प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा ही अपना ऑब्जेक्ट लेता है। तो ये जो राम है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये हमारे मेन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। हमारी वर्ब का ऑब्जेक्ट तो क्या है? फादर। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारी दो वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, ना ही इसमें सब्जेक्ट है ना ही इसमें वर्ब है, तो दैट मीन्स कि ये हमारा क्या बन रहा है? प्रीपोजिशनल फ्रेज बन रहा है। ये जो, अगर खाली ऑफ की ना बात करूं, मैं कंप्लीट की बात करूं, तो ये हमारा कौन सा फ्रेज बन गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। और वहां से हमने सीखा था कि प्रीपोजिशनल फ्रेज दो तरीके से काम कर सकता है, या तो ये काम करता है एडजेक्टिव फ्रेज का, और या ये काम करता है एडवर्ब फ्रेज का। ठीक है, तो ये अब हमें पता करना है कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है या फिर एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है। तो अगर ये एडजेक्टिव फ्रेज है तो ये नाउन को मीनिंग देगा, और अगर ये एडवर्ब फ्रेज है तो नो वर्ब को मीनिंग देगा। तो वर्ब हमें क्या दिख रही है? नो। क्या नो के साथ कोई मीनिंग देगा क्या? नो ऑफ राम? नो, इस वर्ब के साथ कोई भी मीनिंग ये नहीं देगा। दैट मीन्स कि ये एडवर्ब फ्रेज हमारा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अगर ये हम देखें द फादर ऑफ राम, राम के पिता, बिल्कुल फादर के साथ ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, और फादर के साथ ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो ऑफ राम है, ये कौन सा फ्रेज बनेगा आपका? एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो राम, देखो राम, आपको अकेला राम तो नाउन है, अकेला राम तो नाउन है, लेकिन अगर मैं बात करूं ऑफ राम की, तो ये किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जो है क्वेश्चन को एग्जाम में है वो सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैं वापस से बोल रही हूँ कि आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, चाहे हरियाणा का पेपर दे रहे हैं, चाहे सेंटर का पेपर दे रहे हैं, कोई भी आप पेपर दे रहे हैं, तो आपकी ये चीज़ें जो हैं वो बहुत काम आने वाली हैं। तो इतने बेसिक से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, सीधे सीधे आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं अंडरलाइन करके। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपके CDS के एग्ज़ाम की, तो वहाँ तो कम से कम 10 पोर्शन का आपका अलग से ही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें जो है वो आनी चाहिए। और हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा के पेपर्स की बात करूँ, तो 1 से 2 नंबर यहाँ से पार्ट ऑफ स्पीच से पूछ ही लिया जाता है। और नाउन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नाउन जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से, शुरू से मैं आपको बेसिक से सिखाती हुई चल रही हूँ, वहीं से सीखते हुए चलना है इसको। ठीक है, तो जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अलग से टॉपिक कराए हैं, पहले मैं नाउन में ही इंक्लूड करके उसको कराती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को देखा है, तो वो मैं अब अलग से ही आपको पार्ट ऑफ स्पीच टॉपिक मैंने पूरा करा दिया है। उसके बाद मैं आपको नाउन स्टार्ट करा रही हूँ, तो मुझे वापस से इनकी बात कराने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि 2 लेक्चर्स आपके पास ऑलरेडी हैं उस चीज़ के। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब ग्रामर, ये तो हो गई बात ग्रामर पोर्शन की। नेक्स्ट टॉपिक नाउन का हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। अब आ जाइए आप लोग वोकैब पोर्शन पे, और वोकैब पोर्शन पे हमने टॉपिक्स किए थे, टॉपिक कह रही हूँ, हमने रूट वर्ड किया था, गैमे से रिलेटेड हमने कुछ वर्ड्स देखे थे। ठीक है, आज हम लिखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस रिलेटेड टू मैन, इडियम्स एंड फ्रेजेस रिलेटेड टू मैन। ऐसे मुहावरे, इडियम्स होते हैं आपके मुहावरे। ठीक है, तो ऐसे मुहावरे जिसमें आपके पास क्या वर्ड आ रहा होगा? मैन वर्ड आ रहा होगा, तो वो इडियम्स मैं आपको लिखवा रही हूँ। तो सबसे पहला लिखेंगे मैन ऑफ मीन्स, मैन ऑफ मीन्स। ठीक है, अब यहाँ से हमें मीन्स को जानने की ज़रूरत है। तो अगर मैं मीन्स की बात करूँ, तो देखो जो मीन्स वर्ड है आपका वो वर्ब का काम भी कर सकता है, और ये जो मीन्स वर्ड है आपका ये नाउन का काम भी कर सकता है। ठीक है, वर्ब का काम भी कर सकता है और नाउन का काम भी कर सकता है। कैसे? जैसे हम बोलते हैं व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है, तो हम कहें शी मीन्स।
ठीक है। तो वर्ब जो होती है उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, वर्ब करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मीन्स का जो मीनिंग आता है वो हमारे पास क्या आता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, मतलब, ठीक है। जब ये किसका मीनिंग काम कर रहा हो, वर्ब का काम कर रहा हो। लेकिन ये जब नाउन का काम कर रहा होगा तो इसकी फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स कि आप मीन्स की जगह मीन नहीं लिख सकते। जब ये नाउन की तरह यूज हो रहा होगा तो ऐसा नहीं है कि आप मीन्स की जगह पे मीन लिख दोगे। क्यों? जैसे हम बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन, तो वहां ऐसे थोड़ी आप ऐसे बोल दोगे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, नहीं। तो वहां पे जो मीन्स वर्ड है वो किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स? नाउन का ही काम कर रहा है, सिंपली नाउन का काम कर रहा है। तो ऐसे ही जब हम बात करें कि मीन्स वर्ड जो है जब ये नाउन का काम करे तो इसका मीनिंग बन जाता है आपके पास इनकम। इसका मीनिंग आपके पास बन जाता है इनकम, आय, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पे मैन ऑफ मीन्स है, ये नाउन है क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। देखो मैंने सिखाया था आपको, ठीक है। तो मीन्स का मतलब क्या हो गया, इनकम। और अगर इसके पास इनकम है तो मुझे बताइए, अगर एक व्यक्ति की इनकम है तो वो अमीर होगा या गरीब? ऑब्वियसली अमीर होगा। तो दैट मीन्स कि अ रिच पर्सन, एक धनी व्यक्ति को कहा जाता है मैन ऑफ मीन्स। मैन ऑफ मीन्स। पीडीएफ आपके पास बहुत सारी होंगी वोकैब की, ठीक है, और भी आपके पास सोर्सेज बहुत सारे होंगे वोकैब के। लेकिन मेरा लेक्चर में कराने का पर्पज़ क्या है कि आपको ये चीज़ें ऐसे रटनी ना पड़े, मैन ऑफ मीन्स अ रिच पर्सन, मैन ऑफ मीन्स अ रिच पर्सन, जो भी उसमें वर्ड दिया है उससे कुछ ना कुछ लिंक निकालो और उसको याद करो, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे मैन ऑफ आयरन। मैन ऑफ आयरन, ठीक है। हम पढ़ते भी हैं जीके में आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो दैट मीन्स कि अ मैन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर। अ मैन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर। विल पावर क्या होती है? दृढ़ इच्छा शक्ति, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विल पावर का क्या मतलब होता है? दृढ़ इच्छा शक्ति, ठीक है। विल पावर क्या होती है? इच्छा शक्ति। तो जिसकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ हो उसे हम क्या कहते हैं? मैन ऑफ आयरन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ लेटर, ठीक है। अब लेटर हमने पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा था। लेटर क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, पी, क्यू, आर, कुछ भी, ठीक है। तो वो लेटर होता है। दैट मीन्स कि वन हु नोज थिंग्स। वन हु नोज थिंग्स, या फिर ब्रैकेट में आप लिख लीजिए अ लर्न्ड पर्सन। अ लर्न्ड पर्सन, जिसे चीजों के बारे में जानकारी होती है, ठीक है, एक लर्न पर्सन है, उसे क्या कहा जाता है? मैन ऑफ लेटर। तो इसे सिंपली याद रखेंगे, जिसे लेटर्स आते होंगे जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इनके बारे में पता होगा, दैट मीन्स कि उसे उस चीज के बारे में जानकारी है, ठीक है, वो एक लर्न पर्सन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मैन ऑफ लेटर क्या होता है? वन हु नोज थिंग्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे मैन ऑफ स्पिरिट। मैन ऑफ स्पिरिट। अब स्पिरिट के भी हमारे पास दो मीनिंग होते हैं। एक हम क्या बोल देते हैं? सोल, आत्मा। और एक स्पिरिट का मतलब होता है एंथुजियाज्म। एक स्पिरिट का मतलब होता है एंथुजियाज्म, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा जब कोई क्रिकेट मैच या कोई भी मैच है वो अगर हार जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? नेवर लूज योर स्पिरिट। दैट मीन्स कि हम ये थोड़ी कह रहे हैं अपनी आत्मा को मत खो। इसका मतलब क्या है कि अपने उत्साह, अपने जोश को मत खो। दैट मीन्स एंथुजियाज्म को मत खो। तो दैट मीन्स अ मैन full of enthusiasm। a man full of enthusiasm, ठीक है। एक इंसान जो उत्साह से भरा हुआ होता है उसे क्या कहा जाता है? मैन ऑफ स्पिरिट। आई थिंक आपने ऊपर वाला नोट कर लिया होगा, मैं उसको रब कर देती हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट इडियम लिखेंगे मैन ऑफ वर्ड। मैन ऑफ वर्ड। यहाँ पे वर्ड का मतलब जो है वो हम जो ये वर्ड्स लिख रहे हैं, ए, मैन, फुल ऑफ, एंथुजियाज्म, इसका सेंस ये नहीं आ रही वर्ड की, क्योंकि ये सेंस आ रही होती तो हम इसको वर्ड्स ना लिख देते, क्योंकि काउंट तो मैं कर सकती हूँ ना, 1 2 3 4 5, इसमें कितने वर्ड्स हैं? 5 वर्ड्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड का मतलब है वो, यहाँ पे ये वर्ड का मतलब ये नहीं है काउंटिंग वाले वर्ड्स जो हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे मतलब क्या है? जुबान का पक्का, ठीक है। अ मैन ऑफ वर्ड, अ मैन ऑफ, ए नहीं लिखा क्या मैंने? ए लिख लेना, अ मैन ऑफ वर्ड, ठीक है। दैट मीन्स की ट्रू टू वंस वर्ड। ट्रू टू वंस वर्ड, अपनी जुबान का पक्का, जिसने जो बात कह दी, किसी से कोई प्रॉमिस कर दिया, किसी को कोई बात कह दी कि मैं तेरे लिए काम करूंगा, दैट मीन्स कि वो अपनी बात पे टिका हुआ है, वो डेफिनेटली आपके लिए वो काम
करेगा, उसे हम कहते हैं मैन ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट लिखिए मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैन ऑफ द वर्ल्ड, संसार, मैन ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब होता है एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक अनुभवी व्यक्ति को कहा जाता है मैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आपने अपने घर में बड़े बूढ़ों से, बुजुर्गों से सुना भी होगा कि जब हम उन्हें कोई सलाह देने जाते हैं तो क्या कहते हैं, तुम चुप रहो, हमने दुनिया देखी है। दैट मीन्स कि उनके पास अनुभव है, उनके पास एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, आपसे बेहतर वो बता सकते हैं हमें। ठीक है, ऐसे ही आपने सुना होगा कि ऐसे ही हमने धूप में जो है बाल सफ़ेद नहीं किए, उसका मतलब भी क्या है कि उनके पास एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस जिस पर्सन के पास होता है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो होता है, उसे क्या कहा जाता है, मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे मैन ऑफ स्ट्रो, मैन ऑफ स्ट्रो। नेक्स्ट इडियम लिखेंगे मैन ऑफ स्ट्रो, STRAW, जो हम पाइप होती है, जूस वगैरह पीते हैं, वही है ये मैन ऑफ स्ट्रो। इट मीन्स अ वीक पर्सन, अ वीक पर्सन हु डज नॉट टेक his decisions of his own, a weak person who does not take his decisions of his own। इसका मतलब कि जो अपने डिसीजंस को खुद नहीं ले सकता। अगर किसी को कोई डिसीजन लेना है अपना, तो उसे दूसरे की सलाह लेनी पड़ती है, दूसरे से सलाह मशवरा करना पड़ता है, तो उसे क्या कहा जाता है, मैन ऑफ स्ट्रो कहा जाता है। ठीक है, ऊपर से रब कर देती हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा, हेडिंग भी बना ली होगी। चलिए, तो नेक्स्ट इडियम लिखेंगे हम लोग, दैट इज मैन ऑफ, मैन ऑफ स्ट्रीट, मैन ऑफ स्ट्रीट। ठीक है, अब मैन ऑफ स्ट्रीट कहा जाता है किसके लिए इडियम यूज होता है, कॉमन मैन, एक साधारण व्यक्ति, एक आम इंसान के लिए, एक आम नागरिक के लिए इडियम यूज होता है मैन ऑफ स्ट्रीट, दैट इज अ कॉमन मैन, अ कॉमन मैन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है मैन ऑफ स्ट्रीट के लिए। ओके, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट इडियम की बात करूं तो उसमें आपके पास मैन वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन रिलेटेड है मैन से ही, तो मैं यही लिखवा रही हूँ आपको। और बहुत बार आपको ये एग्जाम में देखने को मिलता है, हैंड पैक्ड हस्बैंड, हैंड पैक्ड हस्बैंड। इट मीन्स अ स्लेव ऑफ वाइफ, जिसे हम हिंदी में कह देते हैं जोरू का गुलाम। ठीक है, दैट मीन्स कि जो अपनी वाइफ की सारी बातें माने, जो अपने वाइफ की सारी बातें माने, उसे क्या कहा जाता है, हैंड पैक्ड हस्बैंड कहा जाता है। ठीक है, हैंड पैक्ड हस्बैंड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद, उसमें भी मैन वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन रिलेटेड है मैन से ही, तो मैं आपको यही लिखवा रही हूँ। नेक्स्ट लिखेंगे पास्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर नहीं है स्टूडेंट्स, ये ध्यान से लिखना, ये है पास्ट मास्टर, ना कि पोस्ट मास्टर। तो पास्ट मास्टर का क्या मतलब होता है, एन एक्सपर्ट, एन एक्सपर्ट। ठीक है, तो जो एक एक्सपर्ट होता है, दैट मीन्स कि अपने अपने फील्ड में सभी स्पेशलिस्ट होते हैं, अपने अपने फील्ड में सभी एक्सपर्ट होते हैं, तो उस एक्सपर्ट को कहा जाता है पास्ट मास्टर, उस एक्सपर्ट को कहा जाता है पास्ट मास्टर। इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, तो मैन से रिलेटेड आपको ये इडियम्स जो हैं वो ध्यान रखने हैं, आपको पढ़ना है इनको। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, फिर बोल रही हूँ, वोकैब का कोई अंत नहीं होता, जितनी आपको मिलती जाए उतना आप लोग इसको पढ़ते जाइए, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपको पढ़ के रखना है। तो बाकी की बातें जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो इतने स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए अपना। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।